सरकार ने एक श्वेत पत्र जारी किया है इकोनॉमिक स्टेटस का कि इस वक्त देश की स्थिति क्या है, और फिर 20 साल पीछे तक गए हैं, यानी 2004 से 2014 और 2014 से आज तक के बीच में दोनों टर्म, जो एक मनमोहन सिंह सरकार के 10 साल और इस समय मोदी जी के 10 साल। श्वेत पत्र का मतलब ये होता है कि इकोनॉमी की जो स्टेटस है उसको रखना फैक्चुअली डेटा के साथ, और उसमें पूरी जानकारी होती है कि पहले क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है। तो कंपैरेटिव पेपर है एक तरीके से। श्वेत पत्र किसी एक इशू था, लेकिन इस बार कंपैरेटिव रखा गया था कि 2014 से जब बीजेपी सरकार बनी तो वहाँ से इकोनॉमी किस तरह से ग्रो हुई है और उससे पहले किस तरह से ग्रो हो रही है। तो रन रेट का भी मेंशन होना चाहिए कि पिछले 10 साल का रन रेट क्या था, इस 10 साल का रन रेट क्या था। अलग अलग सेक्टर्स के बारे में जानकारी दी गई है कि सोशल स्कीम्स पे कितना खर्च हुआ है, प्रोजेक्ट्स पे कितना खर्च हुआ, सरकार की इस समय क्या पोजीशन है, उस समय क्या पोजीशन थी जहाँ से टेक ओवर किया था, महंगाई की स्थिति क्या थी, जीडीपी की स्थिति क्या थी। ऐसे बहुत सारे डेटा पॉइंट्स और इकोनॉमी को समझाने की कोशिश की गई है इस वाइट पेपर के जरिए। इसको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सरकार की तरफ से पेश किया गया है। आमतौर पे श्वेत पत्र की मांग विपक्ष करता है या कोई करता है तब आता है, लेकिन इस बार सरकार ने अपनी तरफ से कहा है कि हम श्वेत पत्र देना चाहते हैं। और मुझे याद है एक इंटरव्यू मोदी जी ने काफ़ी पहले कहा था कि हमें लगता है कि बहुत पहले इसको हमको लाना चाहिए था, लेकिन चलिए खैर अब आया तो उसको समझने की कोशिश करेंगे कि 10 साल बनाम 10 साल, मनमोहन सिंह जी के ज़माने के 10 साल और मोदी जी के ज़माने के 10 साल में क्या बदला है और किस रफ्तार से बदला है, इसी को हम समझेंगे। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम है, कांग्रेस की प्रवक्ता सुजाता पॉल, इकोनॉमिस्ट और लेखक सौरव झा, साथ ही वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार अनिल पद्मनाभन जी और हर्षवर्धन जी हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण राय दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और लक्ष्मण जी आज दिन भर इसमें लगे रहे, काफ़ी मेहनत की उन्होंने और इसको पूरी तरीके से समझा पढ़ा। लक्ष्मण जी, पहले तो हमें मोटी मोटी 2-4 बातें बताइए कि श्वेत पत्र में क्या कहा गया है। देखिए, इस श्वेत पत्र को हम लोग कह रहे हैं 2014 से पहले और 2014 के बाद की तुलना की गई है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा है। ये 2004 से पहले, फिर 2004 से 2014 और फिर 2014 से लेके अब तक की तुलना की गई है। और मोटे तौर पे ये कहा गया है कि 2014 में जब व्यवस्था थी, उससे पहले आप देखें 2004 में, तो 2004 में एक अच्छी सुदृढ़ अर्थव्यवस्था दी गई थी यूपीए सरकार को। इस सुदृढ़ अर्थव्यवस्था को चाहती यूपीए की सरकार तो काफ़ी मजबूती से आगे बढ़ा सकती थी, लेकिन मजबूती से आगे बढ़ाने की बजाय उस पूरी अर्थव्यवस्था को 10 साल में नॉन परफॉर्मिंग अर्थव्यवस्था के तौर पर तब्दील कर दिया, क्योंकि उनकी नीतियां गलत थी। हालात ये हो गए कि अर्थव्यवस्था के सारे फंडामेंटल जो है वो हिल गए थे। अब उस हिल गए थे तो जब मोदी सरकार 2014 में आई तो स्थिति का पता चल गया था। उस वक्त अगर इस स्थिति का खुलासा कर देते, जैसा कि आप कह रहे थे कि मोदी चाहते थे कि शायद पहले ही कर लाना चाहिए था, उस वक्त अगर लाते तो निवेशकों का भरोसा भारतीय अर्थव्यवस्था पर से और ज़्यादा हिल जाता है। इसलिए उस वक्त नहीं लाया गया, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया गया और अब पटरी पर लाने के बाद ये श्वेत पत्र व्हाइट पेपर जारी किया गया है। मोटे तौर पर कहें तो यहाँ पे बताया गया है कि जीडीपी ग्रोथ जो सबसे बड़ा पैमाना होता है, 2013 में साल दर साल 5.5% की रफ्तार से जीडीपी ग्रोथ बढ़ रही थी। 2021-20-22 में ये 9.1% तक बढ़ गया। हेडलाइन इन्फ्लेशन जिस पे सरकार को घेरा जाता है, वहाँ पे 9.9% होता था पहले 2012-13 में, जो अब 21-22 में 5.5% तक आ चुका है। तो इस तरीके से अलग अलग सेक्टर के हिसाब से भी इसका जिक्र किया गया है, इकोनॉमिक लिहाज से और सामाजिक क्षेत्र के लिहाज से। जब आगे हम लोग चर्चा करेंगे तो उसका भी मैं जिक्र करूंगा। मुझे ये बताइए, जो आपने कहा 5.5% और 9% जीडीपी, ये एक साल की है या एवरेज है? नहीं, ये एक साल का बताया। साल दर साल जो इंक्रीमेंट हुआ है जीडीपी ग्रोथ में, वो यहाँ पे बताया गया है। जो 2012-13 के हिसाब से बताया गया है वो था कि उस समय साल दर साल वो 5.5% तक बढ़ रहा था। अब ये 2021-22 में 9.1% के हिसाब से बढ़ रहा है। ये साल दर साल। इसमें एक चीज़ और बताऊं, चूँकि आप इतना स्पेसिफिक पूछ रहे हैं तो बता दूं कि डेटा को जिस तरीके से हम लोग साफ तरीके से देखते हैं, उसको कुछ इस तरीके से पेश किया गया है। चूँकि तुलनात्मक अध्ययन इनको करना था, तो उस तुलनात्मक अध्ययन में डेटा को ज़्यादा पुख्ता तरीके से पेश किया जाए, तो कुछ शब्दों के हेर फेर के साथ ये डेटा यहाँ पर पेश ज़रूर किया गया है।
ओके लक्ष्मण रुकिएगा, मैं आपके पास बताता हूँ 2-4 चीज़ें और आपसे समझेंगे इसको हम। जफ़र इस्लाम हमारे साथ है। जफ़र, ये जो श्वेत पत्र आया है, जो लेके आए हैं आप, इसमें जो आपने कंपेयर करने की कोशिश की है पिछले 10 साल 14 से पहले वाले और अब वाले, उसमें मूल मेन थ्रस्ट क्या है आपका? क्या चीज़ इसमें आपके हिसाब से सबसे बड़ी? क्योंकि इसमें 1-2 डेटा मेरे को मिले नहीं, मैं पढ़ने पे अगर आप जानकारी बताएं, जैसे कि इसमें एक जॉब का मेंशन नहीं कहीं पे, फिस्कल डेफिसिट का नहीं है, और क्या एवरेज लिया है आपने या एक साल का अलग अलग दिया है? देखिए नीरज जी, सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव क्या है इस वाइट पेपर का। वाइट पेपर का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम जब 2014 में इनहेरिट किया तो किस तरह की इकोनॉमी को इनहेरिट किया, 2014 में जब हमने इकोनॉमी को छोड़ा, उस वक्त सरकार छोड़ा, तो किस तरह की इकोनॉमी को हमने उनको हैंड ओवर किया। अभी बहुत सारे आंकड़े आप देखिए, जैसे रियल इन्वेस्टमेंट ग्रोथ देखिए, आप 2004 के नंबर देख लीजिए और 2014 में जब उन्होंने देखा 24% से गिर के 1.4% है, तो उससे समझ में आता है कि इकोनॉमी में बिल्कुल जो है इकोनॉमी जो चरमरा गई। जब हमने दिया था तो बहुत साउंड प्लेटफॉर्म पे इकोनॉमी थी और उस वहां से टेक ऑफ करनी चाहिए था और बेहतर होना चाहिए था, लेकिन उनकी पॉलिसियों के वजह से ये नहीं हुआ और 2014 में बड़ी चरमराती इकोनॉमी, जो दुनिया जानती है कि फ्रेजाइल इकोनॉमी के बारे में बात होती है तब, और पॉलिसी पैरालिसिस और जो फ्रॉड एंड फ्रॉडस्टर्स वाली सरकार थी, स्कैम्स एंड स्कैमस्टर्स वाली सरकार, हर दिन आता था ये पूरी दुनिया में। अब रही बात कि 2014 में जब इनहेरिट किया था तो हम सरकार में इस वक्त ऐसा हो सकता था कि हम उसी वक्त पेपर लेके आ जाते कि भाई ये स्थिति है इस देश के अर्थव्यवस्था की, हमें ये सौंपा गया है कांग्रेस पार्टी और यूपीए के द्वारा। अब आपके सामने, दुनिया के सामने रखते तो क्या होता? उस वक्त अगर रखते तो शायद आज जो इतनी मजबूत अर्थव्यवस्था है देश की, वो नहीं हो पाती, किसी हालत में नहीं हो पाती। लोगों का विश्वास और एक बनाना रिपब्लिक की तरह हिंदुस्तान को ट्रीट किया जाता है और यहाँ पे जो लीडरशिप में और यहाँ की जो सरकार में कॉन्फिडेंस जो है बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये बहुत बड़ा निजी फैसला था जिसके लिए उनको हजारों क्रिटिसिज्म झेलने पड़े कि हमने किस तरह की इकोनॉमी ली। अब देखिए जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स देखिए, सब जो है मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स जो है वो बहुत ही खराब हालत में थे, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। खासकर अगर बैंकिंग सेक्टर को देखिए तो बैंकिंग सेक्टर जो बिल्कुल ऐसी स्थिति में थे जो बिल्कुल बैंक डूबने की कागार पर थी। लेकिन आपको इस बात का हम गर्व से कह सकते हैं, हमारी सरकार ने उस वक्त आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में एक बड़ा फैसला लिया। बड़ा मीन्स बहुत बड़ा फैसला, अपने पर क्रिटिसिज्म ले लिया और देश को प्राथमिकता दी। नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ जो है लास्ट। तो उन्होंने अपने आप को प्राथमिकता नहीं दी, बल्कि उस वक्त की सरकार ने, उस वक्त मोदी जी की सरकार ने यह फैसला लिया कि हम ये व्हाइट पेपर नहीं लाएंगे, हम देश को, दुनिया को नहीं बताएंगे इकोनॉमी कैसी दी है इन्होंने, कितनी चरमराती हालत में दी, इसलिए कि देश पर लोगों का कॉन्फिडेंस खत्म होता। उन्होंने धीरे 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 उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत की, बड़े फैसले लिए और खासकर आप अगर देखिए तो बैंकों को रिकैपिटलाइज किया। हम उस वक्त आप भी थे नीरज जी, आपको ये पता है कि लोग क्या बात करते थे, बैंक डूब जाएगा, बैंक में कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है ही नहीं, क्या बैंक इस स्थिति में है कि नहीं लेंड कर पाए, तो न क्रेडिट ऑफटेक थी, न बैंक की हालत खराब, न इंडस्ट्री चलेगी, न रिकवरी था, तो एनपीएस इतना बड़ा था। हमने उस चीज को ध्यान में रखते हुए बैंकों को रिकैपिटलाइज किया और धीरे धीरे पीएसयूज को बेहतर किया, इसलिए कि ये सब लूटने की जगह थी उन लोगों की। उस वक्त की सरकार ने ये सब को जो प्लंडर करने का जो उनका तरीका था, ये सब पीएसयूज को लूटना और साथ में जो है बैंकों को लूटना, ये काम किया, देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर किया। धीरे धीरे करके हमने उसको मजबूत किया। वही आंकड़े जो दर्शा रहे कि 2014 में 4 में कैसी अर्थव्यवस्था थी और 2014 में कैसी जी जफर हो गई। आता हूं मैं आपके बाद दोबारा के बाद 2024 जी लक्ष्मण, इसमें जॉब का कहीं मेंशन नहीं बड़ा, पूरी रिपोर्ट आपने पढ़ी हो 50-55 पेज की जो है कि कैसे। और दूसरा एक चीज़ मुझे और समझाइए, आपने अगर पढ़ा तो रन रेट बताया क्या कहीं पे चीज़ों को कंपेयर करने के लिए? देखिए
देखिए, जॉब का मेंशन आंकड़ों के आधार पर नहीं किया गया है। दो जगह जॉब का मेंशन किया गया है। एक तो ये बताया गया है कि ट्विन बैलेंस शीट की जो समस्या थी उसके दौरान सरकार यानी यूपीए सरकार जो है वो नए जॉब के मौके बनाने में नाकाम रही थी। लेकिन जब एनडीए की सरकार आई तो उसने जॉब क्रिएशन के लिए स्टार्टअप अभियान शुरू किया, एंटरप्रेन्योरशिप का अभियान शुरू किया, जो स्ट्रीट वेंडर पीएम स्वनिधि योजना थी उसकी शुरुआत की गई। तो सरकार ये यहाँ पे श्वेत पत्र में बताने की कोशिश की गई है कि इस सरकार ने लोगों को खुद के पैरों पे खड़ा होने की एक क्षमता प्रदान की, कई सारे स्कीम चलाए। लेकिन इससे कितने जॉब क्रिएट हुए और पहले कितने जॉब क्रिएट नहीं हुए थे, वो एक बड़ा मुद्दा था जिसपे आंकड़ों के हिसाब से ये श्वेत पत्र चुप है, क्योंकि जॉब और महंगाई दो ऐसा मुद्दा था जहां पे सरकार को विपक्ष बार बार घेरने की कोशिश करती है। महंगाई का तो जिक्र किया गया है, लेकिन नौकरी के हिसाब से तथ्यों के आंकड़े नहीं दिए गए। सरकार की पॉलिसी जरूर बताई गई, क्या क्या पॉलिसी सरकार ने कदम उठाए नीतिगत तौर पर, क्या क्या योजनाएं चलाएं जिससे जॉब के नए मौके पैदा हो सके। ओके लक्ष्मण। अनिल जी, सर आपने देखा कि जफर भी कह रहे हैं कि 4 में बहुत स्ट्रॉन्ग हैंडओवर दिया गया था और 4 से 14 के बीच में बहुत बुरी स्थिति में इकॉनमी पहुंच गई थी। फिर 14 में आके रिवाइव करने की कोशिश की गई और वहां से बेटर पिक्चर पेश की गई। कैसा लगा आपको? आपने देखा सर हाइलाइट्स आपके हिसाब से? नीरज जी, मेरा आपसे और ये पूरे पैनल से और देश से निवेदन है, आपने एक राजनीतिक लेंस से इसको मत देखिए। ये आर्थिक इतिहास है। मेरे बोलने से मतलब मैं यहाँ पॉपुलर नहीं हूँगा जो मैं कहने वाला हूँ। तो अगर आर्थिक इतिहास देखें ना, वो एक कंटिन्यूअस वेरिएबल होता है। वो ये नहीं कि हमने एक हिस्सा निकाल लिया और बोला ये हिस्से से हम देखेंगे, गणित करेंगे, तो ऐसे नहीं होता है। मतलब हमें टेक्निकली तो 47 से इतिहास देखना पड़ेगा, बट उतना दूर पीछे जा नहीं सकते। एक तो ये बात है। दूसरी ना, जो ये मुद्दा अभी एक चुनाव हमारे सर पे है, तो अब अगर आप राजनीतिक ये चश्मों से देखोगे तो फिर ये व्हाइट पेपर ब्लैक पेपर ऐसे ही आपस में भिड़ते रहेंगे। इसमें एक्चुअली बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है जिसको जैसे कि मेरा निवेदन है, अब आपका शो है तो आप जिस पे फोकस करें, बट इसमें पेपर में भी इसका डेटा पे जाना चाहते हैं, जैसा जफर साहब फोकस कराएंगे क्योंकि सरकार ने जारी किया ये नहीं, ये जिक्र जो कर रहे हैं ये इसमें थर्ड पॉइंट है व्हाइट पेपर में, शुरू में ही है। तो और थर्ड और तीसरा और चौथा पॉइंट है सरकार का ये प्रधानमंत्री जो है ना दूरदर्शी है, ये हम सोच के चलिए। तो ये शॉर्ट रन का नहीं देख रहे, वो कह रहे हैं कि एक विवाद होना चाहिए देश में कि पिछले 10 साल में क्या हुआ, उसके पहले 10 साल में क्या हुआ, और मुद्दे जो निकले जैसे कि प्राइवेटाइजेशन हो पब्लिक सेक्टर का, बैंकिंग हो, जो भी हो, अब उसके आधार पर अगले 10, 25, 20 साल जो है उसकी स्ट्रेटजी बनानी है। तो ये मतलब आप राजनीतिक चश्मों से देखोगे तो आप ये लार्जर पॉइंट मिस करोगे। यही मेरा एक निवेदन है। तो और आखिरी में मैं ये फिर कहना चाहता हूँ कि आर्थिक इतिहास एक कंटिन्यूअस है। आप ऐसे दो हिस्सों में लोगे तो ये बाइनरी टाइप एक डिबेट हो जाएगा, मतलब दर्शकों को अच्छा लगेगा, लेकिन मेरा तो यही अंदाज है इसमें, मतलब पर्सपेक्टिव। जी अनिल जी, पॉइंट लेकिन आपके हिसाब से इसका थ्रस्ट क्या है? इस पेपर को जैसे आप कह रहे हैं कि उसको उस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए, तो आप की नज़र से हम लोग 2-3 चीज़ें क्या देखें महत्वपूर्ण? हमें नजरअंदाज करना चाहिए एक तो फिस्कल मैनेजमेंट, जो मतलब ग्रॉस बोरोइंग्स जो होता है, जो कर्जा लेता है सरकार, इसका जो पहले 10 साल में हुआ और जो अभी हाल में जो 10 साल में हुआ, एक बहुत फर्क है इन दोनों हिसाब में। वो सही बात है। अब आपने जो बट इस क्यों है वो सवाल उठाना चाहिए। एक बड़ा रीजन है कि जीएसटी जो आया, अब जीएसटी एक राजनीतिक एक फुटबॉल हो गया है। कोई कहता है गब्बर सिंह टैक्स, कोई कुछ और कहता है। अब ये आप किसी भी लेंस से देख लीजिए, जीएसटी में फायदा ही हुआ है। अब ये वर्क इन प्रोग्रेस है, इसमें बहुत ज्यादा ही रेट्स हैं, ये सब अलग मुद्दा है, लेकिन जीएसटी एक इम्प्रूवमेंट है।
तो अब जीएसटी आया तो उससे आप रेवेन्यूज आप देख लीजिए, मतलब जब अभी मैंने हसीब द्राबू जो जम्मू कश्मीर के वित्त मंत्री थे एक जमाने में और जीएसटी के फाउंडिंग मेंबर थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि जब हमने जीएसटी बनाया तो हमें 60-70 हजार करोड़ का अनुमान था, आप 1.5 लाख 1,70,000 करोड़ आ रहा है। तो जीएसटी एक रेवेन्यू साइड से और इकोनॉमी में बहुत फर्क पड़ा है। तो आप बैंकिंग का देख लीजिए, जो पूरे जो अभी जो नए कानून नए नॉर्म्स लेके आया है रिजर्व बैंक, अब वो जो 2004 और 2014 के बीच में जो लेंडिंग हुआ वो अब नहीं हो सकता। अब आप हाल में देख लीजिए, पेटीएम पे जो हुआ, रेजर पे जो हुआ, एचडीएफसी बैंक पे जो हुआ, आज रिजर्व बैंक जो है पूरा आजाद है। तो ये सब लेसन्स हैं। अब इसमें आप एक राजनीतिक ट्विस्ट करोगे तो मतलब मेन मुद्दा मिस हो जाएगा। नहीं। मेरा यही नहीं पॉइंट आपका बिल्कुल सही है सर, कि राजनीति ही इकोनॉमिक्स को ड्राइव करती है। ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आए कि जैसा राजा होता है ना वैसे ही आ रहा हूँ उसको वैसे ही ड्राइव करते हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि जो आज की इकोनॉमिक पैरामीटर्स को हम देखें उस समय के हिसाब से तो बहुत बड़े पैराडाइम शिफ्ट हैं। जैसे इसमें एक पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग लिखा हुआ है जो लोगों को सुनना चाहिए कि 2004 में कितना एडवांसेस था, उसके बाद 2012 तक आते आते वो 39 लाख करोड़ हो गया। लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनी थी जिनका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत कम था, बैड लोन्स को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया गया। 52 लाख करोड़ हो गया। नहीं, मैं 12 तक कह रहा हूँ, इसमें लिखा हुआ 52 लाख करोड़ हो गया सर। मार्च 12 की बात मैं कर रहा हूँ, तक ये 52 लाख करोड़ हो गया। मार्च जो लिखा सर, सुनो ना एक बार जफर सर आप, के मात्र 7 साल में, हाँ वही मैं कह रहा हूँ सर, 6 लाख करोड़ से बढ़ के डबल 3 टाइम हो गया, 39 हुआ, जिसमें से बहुत सारा बैड लोन था जिसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा था, उसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत कम था। तो इस तरह की बहुत सारे इसमें पॉइंट्स लिखे हुए हैं। सौरभ, आपको क्या लगता है ये जो व्हाइट पेपर है ये माइलस्टोन है जो पूरे इकोनॉमिक नजरिए को देखने के लिए बहुत जरूरी है कि उस समय और इस समय में ये फर्क आ रहा है? देखिए, मैं तो राजनीति में दिलचस्पी नहीं रखता हूँ, मैं अर्थनीति में रखता हूँ और मैं आर्थिक इतिहास का मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। तो देखिए, ये बात तय है कि एज फार एज हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है वो आज काफी स्ट्रॉन्गर है देन 2013-14। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि और इन्फ्लेशन में भी लास्ट 10 साल का जो और मान लीजिए जब से बेसिकली फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया मई 2016 में, तब से मुद्रास्फीति का जो परफॉर्मेंस रहा है आरबीआई का, इन्फ्लेशन का, प्राइस स्टेबिलिटी का, वो काफी बेहतर रहा है पहले से। मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ। जनवरी 2012 टू सितंबर 2016 में एवरेज हेडलाइन इन्फ्लेशन था 7.3% और अक्टूबर 2016 टू फरवरी 2020 में था 3.8%। तो डेफिनेटली ये की रिफॉर्म था जो ये एनडीए सरकार ने लाई थी और ये आरबीआई के ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस को बढ़ाया था। मतलब हम लोग मॉनिटरी इंडिपेंडेंस के तरफ गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आरबीआई के साथ एनडीए गवर्नमेंट की काफी कश्मकश भी रही कि बैंक्स को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क में कब डालेंगे, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के क्या बेंचमार्क्स होंगे, ये सब लेके। लेकिन मुझे लगता है अब फाइनली गवर्नमेंट को समझ में आया है कि एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आरबीआई को ही प्रधान रूप धारण करना पड़ेगा। और अब तो एनबीएफसी के लिए भी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क है, जो आईएलएनएफएस के लिए अगर होता तो अच्छा होता। 2017 में आईएलएनएफएस को भी शायद बचाया जा सकता था उसके जरिए। बट एनीवे, अब अगर आप पहले की बात देखें यूपीए टाइम के, उनका जो स्ट्रॉन्गेस्ट एक्चुअली पॉलिसी स्टेप था वो था एमएनआरईजीए, जिसके ऊपर काफी निंदा हुई थी, लेकिन उसका इस्तेमाल पैंडेमिक के समय भी हुआ था। और वो एमएनआरईजीए कंट्रीब्यूट किया था टू इंक्रीजिंग रूरल इनकम्स, माने इन रियल टर्म्स, जो 7.4% बढ़ा था बिटवीन 2009 और 13। लेकिन उनका एक की यूपीए गवर्नमेंट, मनमोहन सिंह गवर्नमेंट का एक बहुत ही बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी स्टांस था जो गलत हुआ इन द वेक ऑफ द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद वेस्ट के जितने सेंट्रल बैंक थे उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट्स को जीरो लोअर बाउंड पे वो ले गए और बेसिकली वेरी इजी मनी पॉलिसीज फॉलो किए। उससे क्या हुआ, बहुत सारा पैसा हमारे देश की तरफ आना शुरू किया, क्योंकि हमारा फिस्कल स्टिमुलस सॉर्ट ऑफ सक्सेसफुल था उस समय और लग रहा था कि ग्रोथ सस्टेन करेगा।
उस समय वो जो बाहर का पैसा आया उसने एक डोमेस्टिक फाइनेंशियल साइकिल को बहुत बड़ी तरह से एम्पलीफाई कर दिया, जिसके वजह से फाइनेंस, इंश्योरेंस और रियल एस्टेट में पैसा बहुत ज्यादा घुसना शुरू कर दिया। और रियल एस्टेट में ऑब्वियसली ब्लू कॉलर जॉब्स तो है, लेकिन एक्चुअली आपका जो इकोनॉमी का प्रोडक्टिविटी है वो अल्टीमेटली इंपेयर्ड होने लगेगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव सेक्टर कुछ नहीं है। और फिर ये क्या कहते हैं, आपके जो सिस्टम है, आपका जो बैंकिंग सिस्टम है, उसमें नेगेटिव पोजीशंस बिल्डअप होने शुरू करेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर, क्योंकि आपका ज्यादातर लेंडिंग बैंकिंग सिस्टम के थ्रू से ही हुआ था तब, अब भी बैंकिंग सिस्टम आपके कोड पे है। इससे क्या हुआ, एक एसेंशियली एक एसेट बबल पैदा हुआ, जिससे और लेंडिंग बढ़ा और एम्पलीफाइड हुआ, बाहर का पैसा आया, और जैसे ही रिवर्सल हुआ फ्लोज का, आपका पूरा सिस्टम प्रॉब्लम में चला गया, मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी में चला गया। एक न्यू बैलेंस ऑफ पेमेंट्स प्रॉब्लम हुआ, वो जो फ्रेजाइल 5 की बात कर रहे हैं उस समय। और बिकॉज आप उस समय देखिएगा क्रूड का भी, ऑयल का भी प्राइसेस काफी बढ़ रहा था, तो वो पास थ्रू के में आ गया आपके अर्थव्यवस्था में, और उसने भी मुद्रास्फीति की दर बढ़ा दी। जी तो सौरभ जी, तो आप सही कह रहे हैं कि वो उस समय इतनी लिक्विडिटी के दम पे चीज़ों की गई, फोन बैंकिंग की गई, जिसका आरोप लगता है, और बबल क्रिएट किया। ध्यान है 2012 तक आते आते तो रियल एस्टेट में बहुत ही भयानक स्थिति हो गई थी, और उस मेस को क्लियर करने में 16-17 तक लगे थे। जो नई सरकार आने के बाद तक वो मेस क्लियर होता रहा, और उस पर आरोप लगते रहे कि आपके जमाने भी बढ़ रहे हैं, वो तो बढ़ेगा, इंटरेस्ट लगेगा उसमें। तो ये हुआ। अब मैं लेके आता हूँ सौरभ जी। करने में और समय लगा, एग्जैक्टली, वो काफी लंबे समय तक चला। सुजाता जी, ये जो व्हाइट पेपर है, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी आलोचना नंबर के आधार पर ही हो सकती है, व्यूज पे नहीं हो सकती कि हमने ऐसा, लेकिन उस समय की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो भयानक गड़बड़ थी। उसमें बैंकिंग क्राइसिस सबसे बड़ी थी, और वो डोमेस्टिकली हम लोगों ने क्रिएट कर दी थी। स्वीकार करती हैं आप ये? देखिए, अगर आप बात करते हैं कि जब हमें अर्थव्यवस्था मिली थी तो वो किस हालत में थी, भारतीय जनता पार्टी भले ही कुछ कह दे, लेकिन ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस को भी याद करना चाहिए। लेकिन मैं इन सब बातों के अलावा, क्योंकि इस पे आप डिस्कशन कर रहे हैं, तो मैं तो एक चीज का आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि 5 जुलाई 2013 को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बना था, और उसके तहत जो काम हमने किया था उसका फायदा या उसका रिजल्ट जो है, उसका इम्पैक्ट हमने कब देखा। अगर आंकड़ों पे ही बात कर लेते हैं, उसमें बहुत ज्यादा, उस समय ये नहीं था कि केवल गरीब को किसके पास राशन कार्ड होगा, ये सारी चीजें नहीं थी। इसमें था कि 50% अर्बन पॉपुलेशन होगा और 75% जो रूरल पॉपुलेशन होगा, उन सबको बहुत जो सब्सिडाइज रेट पर धान, चावल, गेहूं वगैरह वो मिलना था। और ये एक्ट जब आया था तो यानी कि 2/3 भारत के पॉपुलेशन को ये कवर कर रहा था। आज जब हम कहते हैं कि 81 करोड़ लोगों को मिल रहा है, तो ये उसी का नतीजा है, लेकिन आज वो 81 करोड़ लोग गरीबों की श्रेणी में आते हैं। अब अगर उसका हम बिल देखें जो मनमोहन सिंह की सरकार को मिला, वो था 92,000 करोड़ रुपए का, लेकिन जब मोदी सरकार का पहला साल आया, उसका बिल जरूर बढ़ गया 1.18 ट्रिलियन तक, जो 28% की बढ़त के साथ हुआ। लेकिन उसकी शुरुआत, उसका फाउंडेशन वो मनमोहन सरकार ने रखा, जिसका नतीजा हमने मोदी जी के आने के बाद देखा। तो ये एक एग्जाम्पल है, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है अगर आप देखेंगे जिसका फायदा हुआ। जैसे डिजिटल की अगर आप बात कर ले, तो डिजिटल का भी जो आधार है वो बहुत पहले समय से, हमें उसको तो मैं ये भी नहीं कह सकती कि डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो तो तब से जब कंप्यूटर्स को लाए गए और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो बैलगाड़ियों में बैठकर जाने लग गए, संसद में विरोध करने लगे, उसी का फायदा आज प्रधानमंत्री मोदी को सबसे ज्यादा हुआ। आधार कार्ड को ले लीजिए, उसका फायदा भी मोदी जी ने, सुजाता जी फायदा हुआ है। देखिए, ये यूपीए के ज़माने में इन्वेंशन हुए थे सारे कि आधार लाएंगे, डिजिटल लाएंगे, इसमें कोई शक नहीं, इसमें तो जफर मना नहीं कर सकते, तो फैक्ट है। लेकिन महत्वपूर्ण ये होता है कि सोचना और उसको इम्प्लीमेंट करना, फर्क होता है ना। सोचा आपने, सोचा किसने? सोचने से तो बहुत सारी चीजें हम बचपन में सोचते हैं, लेकिन होती है क्या? क्वेश्चन ये जो पेपर आया है ना, ये एग्जीक्यूशन का नंबर है, सोचने का नंबर नहीं है कि हमने ये सोचा है। जफर बताइए, आपने ये जो सुना नहीं, मैंने कहा 92,000 करोड़ का बिल था। एक सेकंड रुक जाइए, मुझे पूरा बोल लेने दीजिए, आप चुप रहिए। संजय में आप बोल रहे हैं 2000, मैं आपको कह रही हूँ कि जब ये
पहला साल था सुजाता जी को 2013-14 का जरा बिल बता रही हूँ, 92,000। आप अपनी तमीज अपने पास रखिए। अरे प्लीज अपनी बात करिए, आपस में लड़ाई मत करिए भाई। अरे आप नहीं, ये कर रहे हैं ना, बीच में बोलने नहीं दे रहे हैं, तमीज अरे इनको भाई, नहीं है। आप- 92,000 बीच में करोड़ मुझे रुपए तो- का मुझे बिल तो हमें मिला, बोलने के और लिए मैं तो बोला ये कि कह आप- रही हूँ कि 1.18 ट्रिलियन करोड़ जो है, 1.18 ट्रिलियन आप बीच में बोल रहे हैं, 1.18 ट्रिलियन जो है वो जरूर मोदी सरकार को एक ही साल में मिला। तो 2013 से 2015 की बात कर रही हूँ मैं, 28% की बढ़ोतरी हुई, ये भी मैं कह रही हूँ, लेकिन जी, उसका फाउंडेशन और ठीक है, अब जवाब लेते हैं जफर से। जफर से जवाब लेते हैं। जफर साहब बोलिए। देखिए, मैं दो तीन अहम बातें कहूंगा। मैं बीच में इनके नहीं बोल रहा था। सुजाता पॉल जी को तमीज सुनना से चाहिए कि जब कहिएगा। उन्हें रोक नहीं, के तमीज मुझे से बोलने बात के लिए बोला करिएगा। गया, तभी मैं बोल रहा था। अरे भाई, किसको तमीज सिखा रहे? थोड़ी तमीज सीख तो लीजिए तमीज सिखाने के लिए। डोंट प्रीच ए कन्वर्ट, यू शुड लर्न हाउ टू बिहेव। देयर इज नो सिविलिटी इन यू, देयर इज नो सिविलिटी। जस्ट कीप योर माउथ शट। दिस इज योर संस्कार। I know I am a well-behaved person. You are not. You have a tendency of unnecessarily interrupting. बताइए, अपने घर में बताइए जाकर कैसे तमीज किसको सिखाना है, मुझे मत बताइए दोबारा से। आप बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। आपकी आदत है, गंदी आदत है। आपको अगर डेटा याद नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो छोड़िए, मत डिबेट पे आइए, लेकिन इस तरह से बदतमीजी मत कीजिए। अच्छा सुनिए, अभी मेरी बात सुन लीजिए। अरे नीरज जी, इनको बंद कराइए। इनका ये औरत, ये लेडी जो है अक्सर जो है चिल्लाना शुरू कर देती है। प्लीज सुनिए, दोनों को ऑडियो डाउन करिए। इतनी सिंसियर बातचीत हो रही है, बातचीत समझने की कोशिश करिए। नंबर्स पे बात हो रही है, लोग जो सुन रहे होंगे उनको कुछ समझने भी देंगे, आपस में लगा। प्लीज अब एक एक करके बोलेंगे। मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, यहाँ झगड़ा करने की जरूरत नहीं भाई, डेटा पे बात हो रही है। अनिल जी ने भी शुरू में कहा कि इसको पॉलिटिकल चश्मे से मत देखिए, इसको समझने की कोशिश करिए। जफर अपनी बात कंप्लीट करो प्लीज, कोई दूसरा नहीं बोलेगा बीच में। आंकड़े से आंकड़ों पे बातें कर, आंकड़ों पे बात कर रहा हूँ नीरज जी। आपने हमको जब बोला था तभी मैं शुरू किया। जी बोलिए। सुनता रहता हूँ मैं। देखिए, जब 2006 से 2014 के बीच में जो 18 लाख 1947 से 2006 से 18 लाख करोड़ का जो बैलेंस शीट साइज था पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, उसको जो है 52 लाख करोड़ कर दिया नियरली 7 साल में। उसके पीछे अगर आप देखिए कि जितने प्रोजेक्ट थे, कोई पॉलिसी पैरालिसिस थी कि प्रोजेक्ट टेक ऑफ नहीं कर रहे थे। बैंक को लोन तो दे दिया, चाहे फोन कॉल करा के दिया, चाहे बोल के दिया, जैसे भी हुआ, लेकिन उस वक्त की स्थिति ऐसी थी कि कोई भी आदमी जाके वहां पर मत्था टेके और कमीशन दे और ले। तो उसका नतीजा क्या हुआ? मैं नहीं कह रहा, एक बुक निकली है जो डेट क्राइसिस करके बुक निकली है क्रेडिट स्विस की। उस वक्त क्या था कि 67% ऐसे लोन दिए गए, प्रोजेक्ट लोन दिए गए बैंकों द्वारा। उसमें जो 32 लाख करोड़ जो बाद में दिया गया, उसमें 67% ऐसे लोन थे जो डे वन में एबिटा नेगेटिव, जिसमें मतलब एबिटा नेगेटिव मतलब जिस दिन डे वन में इतना कम पैसा जनरेट कर रही थी प्रोजेक्ट कि जो आप बोल रहे थे कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो बोल रहे थे, मतलब डेट सर्विसिंग नहीं हो पा सकती थी, मतलब टेक ऑफ नहीं कर रहा था। इसीलिए बहुत सारे प्रोजेक्ट अटक गए, बहुत सारे एनपीए हो गए। अब ऐसी स्थिति में हमें एनपीए का लेना पड़ा। इन्फ्लेशन हाई, मनी सप्लाई बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा कर दिया उन्होंने कि इन्फ्लेशन बढ़ गया। आप हर पैरामीटर्स में देखिए, आपके करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो देखिए कितना किस तरह से था, कितना बढ़ गया था, कितना 4.3% ऑफ जीडीपी, जबकि आज देखिए 1.1% है, उसके अलावा या 1% के आसपास है। आप सारे आंकड़े को देखिए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देखिए, वो भी डिप्लीट कर गया था बिल्कुल। आज देखिए कितना हेल्दी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। तो मैक्रो नंबर्स जो है ना, वो बहुत पैरामीटर्स जो है बहुत स्ट्रॉन्ग अभी लग रहा है। जफर अभी रुकिए, और मेहमानों को शामिल करते हैं। एक दो चीज बोल रहे हैं। हाँ, अभी दूसरे और मेहमानों को भी ले लेते हैं क्योंकि बहुत लंबा विषय फिर ज्यादा हो जाएगा। हर्षवर्धन जी आप भी। चलिए, आपने बोला रुक दिया, मैं तो सिविलाइज्ड हूँ भाई। नहीं, अरे मैं दूसरे के पास जा रहा हूँ भाई। सोल्जर हूँ जी, मैं थोड़ी कोई चीज ओके थोड़ी करना है। नहीं, थैंक यू सर, थैंक यू। अभी तो मैं बाद में खत्म नहीं किया, इतना देर से लोग बोल रहे थे। थैंक यू सर। हर्षवर्धन जी, दो रिजीम के कामकाज पर ये एक डॉक्यूमेंट है। तो अनिल जी ने बहुत अच्छी बात कही कि इसको दो नज़रियों से देख सकते हैं आप। एक तो आप एकदम मतलब झगड़ा कर लें, एक है कि पॉलिसी चेंज क्या है। चलिए, नंबर भी अगर आप एकदम मक्खी पे मक्खी बैठा के ना कंपेयर करें तो पॉलिसी चेंज देख सकते हैं कि उस 10 साल में क्या पॉलिसी थी, इस 10 साल में क्या पॉलिसी थी। आपको ऑब्जर्वेशन क्या है? आप इस वाइट पेपर को किस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं? क्या बदला है? देखिए नीरज जी, सबसे पहले तो ये कि मैं थोड़ा सा इसको, चूंकि प्योर इकोनॉमिक वाइट पेपर नहीं है,
इसमें जो चीजें हैं वो सारा जिक्र है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। पहली बार स्वतंत्र भारत में कोई सरकार है कि चुनाव में जा रही है तो इकोनॉमिक इश्यूज पर बात करके जा रही है। ये मैं इसको सबसे बड़े चेंज के तौर पर देखता हूं। मैंने नहीं देखा आज तक कि चुनाव के ठीक पहले कोई बताए कि तुम्हारे 10 साल में ये हुआ था, हमारे 10 साल में ये हुआ था। तो सबसे पहले तो इसको डिफरेंशिएटर के तौर पर देखा जाना चाहिए। अभी मैं चर्चा सुन रहा था, चूंकि कांग्रेस प्रवक्ता और भाजपा प्रवक्ता आपस में बात कर रहे थे, और ये ठीक बात है कि 2009 में ये आधार कॉन्सेप्ट इसका आया, इसको लेकर आए, लेकिन वो एक प्लानिंग कमीशन के साथ एक प्रोग्राम के तौर पर इंट्रोड्यूस किया गया था। और सचमुच मुझे अभी जिसको कहते हैं कि कहने में थोड़ा सा अंदर से लग रहा है, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई ऐसी योजनाएं बताई थी कि रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन 40,000 किलोमीटर हो गया, वो 10 साल में जो हुआ वो 80 साल में होता, वो स्केल स्पीड की बात कर रहे थे। लेकिन 2016 में जाकर ये जो आधार है इसको एक्ट में कन्वर्ट किया गया, जिसके बाद आज जो आधार का स्वरूप आप देख रहे हैं वो आप देख पाते हैं। जब सरकार ये सब कर रही थी तो कांग्रेस के लोग भी बाकायदा डिबेट्स में भी और लीगली भी सुप्रीम कोर्ट में जो चैलेंज करने वाले लोग थे उनमें भी कांग्रेस से जुड़े हुए लोग थे, वो इसको अपोज कर रहे थे। क्यों अपोज कर रहे थे? वो कह रहे थे इसको सिम कार्ड के साथ मत जोड़िए, वो कह रहे थे इसको आधार कार्ड को पैन के साथ मत जोड़िए, वो कह रहे थे बैंक अकाउंट से मत लिंक कीजिए। और इस सरकार की अगर आप पूरी देखें, जितनी चीजें उन्होंने ट्रांसपेरेंसी ले आए, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन कर लिया, जो एनपीए कम हो पाया, उस सब के पीछे अगर कोई एक बात सबसे बड़ी है तो आधार के साथ फाइनेंशियल सिस्टम का लिंक हो जाना। सवाल यहां ये कि अगर सरकार ने इतना बड़ा काम ये किया तो क्या वो उसको सिर्फ इसलिए नहीं बताया कि उस समय एक प्लानिंग कमीशन के साथ इकाई जोड़ के और नंदन नीलकणी को उस काम पे लगा दिया गया था? तो मूल तो ये बात है। तो मुझे लगता है कि पहली बार है कि कोई सरकार इकोनॉमिक इश्यूज पे पॉलिटिकल अपनी लड़ाई लड़ने जा रही है। और इसमें तो कौन, मतलब ये तो आंकड़े हैं ना भाई कि यूपीए के शासनकाल में 10% के ऊपर एवरेज इन्फ्लेशन थी तो थी, अभी 5% के आसपास रहती है, 4 से 6 जो आरबीआई का टारगेट है लगभग उस पर रहती है, बीच में ऊपर नीचे भी गया है। लेकिन अगर वो 2008 का काल था मंदी का, तो यहां भी कोविड जैसी दुनिया की सबसे बड़ी महामारी उसको भी इसी सरकार ने झेला, जिसको बार बार कहा जाता है ना 45 साल का सबसे बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट डेटा। तो मुझे लगता है पॉलिटिकली सरकार ने बहुत बड़ा मैसेज दिया है। इकोनॉमिक मुद्दों पर जो बातचीत अब तक वैसे होती थी वो आंकड़ों के साथ होगी और एक दूसरे से बात करते हुए कहेंगे कि ये इस सरकार में था, ये इस सरकार में, तो मैं इसे साहसिक फैसला कहूंगा। जी अनिल जी और सौरभ जी को लगे। सौरभ जी, एक चीज़ जो मतलब ये पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं है लेकिन फ्लेवर जरूर आपको पॉलिटिकल लग सकता है। बार बार ये होता है कि जॉब क्रिएशन कितना हुआ, जॉब क्रिएशन कितना, तो इसमें मेरे को कहीं नंबर दिखे नहीं। लेकिन हो सकता है कि ये गेज करना भी बड़ा मुश्किल काम हो कि सरकारी नौकरी लोग जॉब मान लेते हैं लेकिन बहुत तरह तरीके के जॉब्स होते हैं। लेकिन इन जनरल ऑब्जर्वेशन में, बातचीत में, आपके अपने अध्ययन में क्या आपको लगता है कि पिछले 10 सालों में जॉब की स्थिति क्या है? क्योंकि ये सबसे बड़ा एक इस सरकार की आलोचना की जाती है। देखिए, पिछले 10 सालों में जॉब की स्थिति वही है जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की स्थिति है। आपके देश में अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस नहीं है, आपके देश में जो क्राइसिस है वो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक लो है, एक ट्रफ में पड़ा गिरा हुआ है 2011-12 से, या मान लीजिए 2013 से, ठीक है। ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन आपका स्तर बढ़ ही नहीं रहा है। अब एक तो है जब यूपीए के टाइम में, जैसे हम लोग ने डिस्कस किया, एक लिक्विडिटी क्राइसिस हो गया, जैसे उन्होंने कहा करंट अकाउंट डेफिसिट भी हाई था, पास थ्रू हो रहा था इन्फ्लेशन में, और बेसिकली बिकॉज पूरा वो रियल एस्टेट बूम हुआ था उसके पहले, इसलिए जो सप्लाई साइड का जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी था वो भी उतना नहीं बढ़ा था, इसीलिए भी इन्फ्लेशन एम्प्लीफाइड हुआ था। लेकिन क्या हुआ है इंटरवीनिंग पीरियड में, हालांकि एनडीए सरकार की रिफॉर्म्स में जो जरूरी रिफॉर्म्स थे उन्होंने काफी सारे किए, लेकिन कुछ ज्यादा भी रिफॉर्म कर डाले। एक था ये की करेंसी रिफॉर्म कॉल्ड डिमोनेटाइजेशन। अब ये जो था ये स्ट्रेंज एक स्टेप था, क्योंकि इसके पहले सरकार आरबीआई को पूरी, मतलब मोदी सरकार, एनडीए सरकार आरबीआई को मॉनिटरी इंडिपेंडेंस की तरफ ले गई थी, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग करके, जो बहुत ही एक महत्वपूर्ण स्टेप था, जिसके वजह से मुद्रास्फीति की दर का परफॉर्मेंस काफी बेटर रहा है एनडीए के टाइम में देन यूपीए के टाइम में। लेकिन ये जो डिमोनेटाइजेशन हुआ, ये एक लिक्विडिटी शॉक हो गया फॉर द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इन इंडिया। और इसी डिमोनेटाइजेशन के कुछ महीने बाद जीएसटी लागू हुआ। अब सबको पता था कि जीएसटी जब लागू होगा, क्योंकि वो सबको कंप्लायंस में ले आएगा, वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए वैसे भी उसका झटका लगेगा। लेकिन डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी एक साथ होकर क्या किया कि
कि एक की जगह जहां पे एम्प्लॉयमेंट का एक कॉन्सेंट्रेशन था वो इफेक्टेड हो गया, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लेंडिंग और सेटलमेंट, उधार और सेटलमेंट दोनों ही काफी ज्यादा इस करेंसी में होता था। शायद सरकार को किसी ने बताया था कि ये भी आपको एनपीए प्रॉब्लम के साथ हेल्प कर सकता है, लेकिन बट कमर्शियल बैंक्स वैसे ऑपरेट नहीं करते हैं। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तब रिजर्व्स बढ़ गए कमर्शियल बैंक्स में, लेकिन लेंडिंग नहीं बढ़ा, क्योंकि उन्होंने क्या किया, रिवर्स रेपो के थ्रू से आरबीआई को लेंड कर दिया। तो ये एक था, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो जो ज्यादातर 8 आउट ऑफ 10 रिफॉर्म जो रहे एनडीए काल में वो सही है, मैं आज भी बोलूंगा वो सही है। लेकिन ये जो 2 शॉक्स थे इनका भी अनएम्प्लॉयमेंट में प्रभाव पड़ा। अल्टीमेटली आज के तारीख में आपको जो आप कर रहे हैं परफॉर्मेंस लिंक्ड इनिशिएटिव और मेक इन इंडिया, इस पे और जोर देना पड़ेगा आपको। अब बारीकी से जाना पड़ेगा सप्लाई चेन में, और सप्लाई चेन को अगर आप एम्पलीफाई करेंगे विद बेटर स्कीम्स, तब ये अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम शिफ्ट होगा, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्राउडेड इन होना शुरू करेगा अलॉन्ग विद द इंफ्रास्ट्रक्चर। ये आप कुछ बोले? नीरज जी देखिए, मैं इस बात को हमेशा कहता हूं, डीमोनेटाइजेशन को जब आप कहते हैं ना कि वो ऐसा शौक था जो नहीं किया जाना चाहिए था, तो मुझे लगता है कि आप दूसरी चीजों को छोड़ देते हैं। अब जैसे रियल एस्टेट बबल की बात करते हैं, आप जितने मेट्रो सिटीज हैं ऐसे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी जा रही थी, और उसमें क्या हो रहा था, वो सारा काला पैसा, जो ब्लैक मनी जिसको हम कहते हैं, अनअकाउंटेड मनी, जिसका कोई फ्लो पता नहीं था। देश में लाखों कंपनियां ऐसी थी जो शेल कंपनीज के तौर पर काम कर रही थी, और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने जो सबसे बड़ा काम डिमोनेटाइजेशन से किया कि उन्होंने उसको, जिसको हम बार बार कहना है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया, अगर आपकी इकोनॉमी उस तरह से ब्लैक मनी से चलती रहती, डिमोनेटाइजेशन नहीं होता, तो जिसको आप कह रहे हैं उस वक्त तो बुनियाद रखने में मुश्किल हुई, क्योंकि गड्ढा आपको करना पड़ा, लेकिन वो पक्की वाली बुनियाद बनी, और अभी जो बुनियाद बन गई है वो अगले 25-30 साल 50 साल के लिए बनी हुई है। चेक्स बीच बीच में आपको करते रहने जी। अनिल पद्मनाभन सर 2-3 जो इकोनॉमी के बहुत बड़े फैसले, जैसे जीएसटी, स्वतंत्र भारत के सबसे बड़े डिसीजंस हैं, डिमोनेटाइजेशन भी जोड़ लीजिए, बैंकिंग रिफॉर्म्स में इतना मैसिव काम किया गया है, क्या इस सरकार ने आने के बाद ये जो अभी चर्चा में हल्का सा आया, मैं उसको और एलेबोरेट करना चाहता हूँ कि एक होता है कि आप स्लोली कुछ डेंट पेंट करो, रिपेयरिंग वर्क करके अपना काम चलाओ, एक होता है कि नहीं मैं पूरे सिरे से नया करूँगा, जो इस सरकार ने मुझे लगता है कई जगहों पे कर दिया कि नहीं पूरा बदलना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये ठीक नहीं होगी। इसकी वजह से भी आपको कुछ जगहों पे ये लैग से आता हुआ दिखेगा ग्रोथ। नीरज जी, जो आप कह रहे हैं ना, वो जो हर्षवर्धन जी ने भी कहा, ये आप एक जरा पीछे हट के देखिए। वो सुजाता जी ने भी अभी कहा, आधार का वो क्रेडिट ले रहे हैं। अच्छा, आधार का क्रेडिट यूपीए क्यों ले रहा है? वो वाजपेयी जी के एनडीए सरकार में उस टाइम प्लानिंग कमीशन में डॉक्टर अरविंद विरमानी थे, जो अब नीति आयोग के मेंबर हैं। ये इन्होंने पहला पेपर लिखा था, फिर अडवाणी जी ने इसको उठाया और आगे एक पॉलिसी प्रपोजल बनाया। फिर वो सरकार में ऐसे ही होता है, यही मैं कह रहा हूँ। आप इकोनॉमिक इतिहास देखोगे तो एक पॉइंट से नहीं काट सकते आप, तो हर चीज का कंटिन्यूटी है। आधार, जीएसटी वाजपेयी जी के सरकार में शुरू किया, बाकी सरकारों से हुआ नहीं, एनडीए से हुआ। तो आप किसी भी उदाहरण को, पब्लिक सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट, यशवंत सिन्हा जी के सरकार में 1990 में बजट में पहली बार इसका मेंशन हुआ। उसको वो सरकार गिर गई, वो बजट सब भूल गए, और 91 में जब नरसिम्हा राव की सरकार आई, उन्होंने वही बजट उतार के प्रेजेंट किया, और हम लोगों ने वाह की, और कि इंडस्ट्रियल डीलाइसेंसिंग हो गया, ये हो गया। अब ये इंडस्ट्रियल डीलाइसेंसिंग का डिबेट 1980 में इंदिरा गांधी जी के सरकार में शुरू हुआ। तो मैं यही कह रहा हूं कि आप इससे सबसे बड़ा टेक अवे जो हमें लेना है कि देश में 2 नेशनल लेवल पार्टीज हैं, एक भारतीय जनता पार्टी है और एक कांग्रेस पार्टी है। अब दोनों में राजनीतिक मतभेद तगड़ा है, इनमें झगड़े बहुत हैं, लेकिन इनमें जो इकोनॉमिक कन्वर्जेंस है ये हम देख नहीं रहे। वो खुद ही कह रहे हैं आधार हमने शुरू किया, आपने चलाया, और ये सही कह रहे हैं कि प्रिवेसी का जो एक वार किया उस पे, जीएसटी हमने शुरू किया, आपने इम्प्लीमेंट किया, बैंकिंग रिफॉर्म हमने शुरू किया, आपने आगे बढ़ाया। तो इसमें सबसे पॉजिटिव मैं जो एक इकोनॉमिक जर्नलिस्ट से और से देख रहा हूं कि कंटिन्यूटी है रिफॉर्म्स में, और इसी में हमें एक मतलब उम्मीद जो जगा रहा है
कि मतलब अब एक कंसेंसस हो गया इस देश में। ये तो पहले ये वामपंथी पार्टी जो थे एक वीटो वोट की तरह था, हर चीज को मना कर देते थे, तो आप प्राइवेटाइजेशन हो कुछ भी हो कुछ नहीं कर पाते थे। आज एक तरीके से चाहे ये राजनीतिक मतलब विपक्ष हो दोनों, लेकिन इनमें ये एडमिट नहीं करना चाहेंगे, लेकिन इन दोनों में कन्वर्जेंस है और यही सबसे बड़ा टेक अवे है। तो आप जो भी पॉलिसी देखोगे इसमें सारा कंटिन्यूटी है। अनिल जी, मैं आपकी बात को अपने शब्द देने की कोशिश करता हूं, आप डिसएग्री हो मुझे बताइए, लेकिन आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने वही चीज़ एक बात शुरू में कही थी कि कोई भी सरकार करे कंटिन्यूशन, देखिए सारा खेल रन रेट का है, किस गति से आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं। किसको नहीं मालूम कि क्वाड्रिलेटरल बनना चाहिए। आइजनहावर 1950-52 में प्लान किया था, उसके बाद वाजपेयी जी आके 1990-91 के आसपास ये कल्पना भारत में की गई। किसने किया और कितनी रफ्तार से किया, सारा खेल वहां पे है। ये कह रहे हैं सर आप? नहीं, बिल्कुल सही नीरज जी, मैं कह रहा हूँ दो, बिल्कुल जो आप कह रहे हो, एक बात वो, दूसरी बात जो है एक राजनीतिक विल है। वही एनडीए और यूपीए में सबसे बड़ा फर्क यही है, एक राजनीतिक विल है, एक दृढ़ता है। और जो मोदी जी अक्सर कहते रहते हैं कि मैं चुनाव हार जाऊंगा लेकिन मुद्दे से नहीं हटूंगा, ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि जो प्रधानमंत्री इतना अड़ गए। और जैसे अभी हर्षवर्धन जी ने कहा कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि एक सरकार है जो आर्थिक मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहता है। तो मैं ये दोनों बात जोड़ दूं जी। इसमें एक लाइन सिर्फ जोड़ता हूं, क्योंकि आज संयोगवश मैं आपके साथ मुंबई स्टूडियो में हूं, तो उसको और अच्छे से समझा देते हैं, क्योंकि बार बार क्रेडिट लिया जाता है। 1963 में विल्बर स्मिथ एंड एसोसिएट्स ने ये प्रपोजल दिया था कि ये जो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक है MTHL बनना चाहिए 1963 में। यस। और बना कब? 2015 में देवेंद्र फडणवीस की सरकार आने के बाद उसको तेज किया गया। सारा खेल स्केल और स्पीड का है। यूपीए गवर्नमेंट स्केल और स्पीड के मामले में नीरज जी बहुत ही निराश करने वाली रही। जो काम उसने सोचा भी, चलो आधार ही इंप्लीमेंट कर दिया होता, 2009 से थे, उनके पास 5 साल का समय था, अगर 13-14 तक इंप्लीमेंट कर दिया होता। और एक अक्सर मैं बताता हूं, फिर से उसको बता देता हूं, जब ये जो जनधन खाता आज कहते हैं ना, तो ये भी कांग्रेस के समय में ही शुरू हुआ था। वित्त मंत्री रहते पी चिदम्बरम ने अपनी शिवगंगा कॉन्स्टिट्यूएंसी में सोचा कि चलो सबके हम बैंक खाते खुलवा देंगे, नहीं खुलवा पाए। जबकि आप जानते हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबसे ज्यादा सरकारी बैंक, ATM सब जाके खोल आते हैं, फिर भी वो खाता नहीं खोल पाए। अरे उस समय तो विवाद भी हो गया था, एक रजिस्टर बनने लगा था आधार के कंट्रेरी में, उस बहुत मशहूर विवाद था। और आप ये ना मुंबई की बातें मत छेड़ा करो सर। आ रहा हूँ 1 मिनट, इसलिए क्योंकि ये बहुत करीब है। मुंबई में एक एयरपोर्ट की कल्पना पृथ्वीराज चौहान जी के जमाने में हुई थी, जो यहाँ के CM थे। मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करके आया था जब उन्होंने कहा था कि एक पहाड़ी तोड़ के पैरेलल करके वहां बनेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा था कि किसी ने ये सोचा, लेकिन सोचिए पृथ्वीराज चौहान जी कब CM थे, बहुत सारे लोगों को याद भी नहीं होगा। अभी तक वो बन ही रहा है। शायद 2024 शंघाई बना रहे थे मुंबई, मुझे उसकी टैगलाइन याद है जी। अभी पहले जफर जी और सुजाता जी, जफर जी बोलिए संक्षेप में सर। देखिए संक्षेप में बोल रहा हूं कि जो स्पीड की बात कर रहे हैं आप, 2-3 महत्वपूर्ण चीज है। अब इन लोगों ने कहा, सरकारों, पिछली सरकारों ने, इंदिरा गांधी जी ने घर देंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे, सड़क देंगे, दिया कुछ नहीं, सब हमको करना पड़ा। तो नारा दिया, लेकिन जो एग्जीक्यूशन हमने किया, हम ये क्लेम करने लगे कि भाई आपने बोला था। अरे भाई हमने बोला और हमने दिया भी, दूसरी चीज है। आप देखिए कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट उठा के देख लीजिए देश में, हर में कॉस्ट ओवररन या डिले बहुत। क्यों? इसलिए कि बीच में जो बिचौलिया थे, कमीशन खोर, वो कमीशन खोर दिल्ली में बैठे रहते थे, सरकार से कहीं ना कहीं जो है डिस्कस करते थे, और फिर पूरा प्रोजेक्ट उसी बेसिस पे होता था। आज एक कमीशन खोर जो है दिल्ली में नहीं बैठता, इसलिए कि उसके सबको वहां से मोदी जी ने अलग अलग वहां से जो चलता फिरता कर दिया, इसलिए कि वहां किसी को कमीशन खोरों की जगह नहीं। लेकिन कांग्रेस के टाइम में ताज मान सिंह जो है, ताज मान सिंह, उसमें लोग किसके लिए जाना जाता था? सिर्फ इसलिए, होटल जनपद और ताज मान सिंह, कमीशन खोर लोग जो बिचौलिया लोग की। और तीसरी बात, रेलवे बजट उठा के देख लीजिए, 2016 का ऐतिहासिक रेलवे बजट है। अभी क्या होता था, इनके बजट में रेलवे बजट सेपरेट पेश होता था। क्या? तो लोकोमोटिव, एक और लोकोमोटिव हर जगह। 1975 से सिर्फ अनाउंसमेंट ही अनाउंसमेंट लोकोमोटिव का, कोई लोकोमोटिव नहीं आया। बस इस बार हमने उसको चेंज कर दिया। हमने कहा पहले ट्रैक पे बढ़ाओ,
कंजेशन दूर करो। सो इस तरह के बड़े फैसले हमने लिए। आज इस ट्रेन की स्पीड, जो एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर थी, अगर उसको सिर्फ 60 किलोमीटर करते हैं तो उसी में कितना पैसेंजर चला जाता है, कितने माल गाड़ी चली जाती है, कितना माल ढोला जाता है, उससे रेवेन्यू कैसे रेलवे का बढ़ जाता है। एक छोटी सी बात है। हमने उस तरह से फोकस किया जो जिस तरह से फोकस करना चाहिए। ये रहता था, ये सरकार को समझते थे इनकी बपौती है कि इसको सिर्फ हम रह रहे हैं, इसको लूटना है देश को और ताकत दिखाना है, तो वो खत्म कर दिया है। वो जो राज था इनका, राजपाट खत्म हो गया है। अब इनको सड़क पे लाके खड़ा कर दिया और एक्सपोज भी कर रहे हैं। जी, छोटा सा एक ब्रेक के बाद लौट के आते हैं, सर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। स्वागत है आपके पास। बातचीत कर रहे हैं श्वेत पत्र पर। सरकार ने एक श्वेत पत्र जारी किया है इकोनॉमी को लेकर के, बहुत सारी उसमें चीज़ें कही गई हैं। तो काफ़ी चर्चा हुई कि किस तरीके से काम इस सरकार ने किया और उस सरकार से कंपैरिजन करते हुए जो समय क्या क्या नहीं हुआ। तो इसमें कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे थे। सुजाता जी बताइए, एग्जीक्यूशन का इशू रहा है आपके ज़माने में क्या? देखिए, कमाल की बात यह है कि मोदी जी को तो अडवाणी जी बता चुके हैं, बहुत अच्छे इवेंट मैनेजर, तो वही काम उन्होंने किया है कि उसको पब्लिसाइज किया। हमने जिस चीज को पब्लिसाइज नहीं किया और जो रिसेशन है उसके बारे में तो बात करनी जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से पूरी दुनिया अपनी पटरी से हिल गई थी तो भारत देश क्या छूटा रह गया था। लेकिन अभी किसी ने कहा भी कि हम कहेंगे कि 45 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर कोविड के पहले थी, तो क्या यह आंकड़ा नहीं, आंकड़ों पे बात करनी है तो आंकड़ों पे ही बात करनी पड़ेगी। अगर जनधन योजना आई है तो वो आधार स्कीम से लिंक्ड है, ये भी मानना जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ वो जो पेटीएम वाला मैटर है, उसमें आखिर किसने कहा कि पेटीएम में घोटाला हुआ? पेटीएम में भी तो आधार का लिंक है ना, एक ही जो नंबर है वो कई आधार से लिंक्ड पाएगा, ये आरबीआई ने कहा है। तो इतने बड़े बड़े घोटाले जो ये सरकार कर रही है, अपने श्वेत पत्र ला रही है, तो ये भी बता दे कि इतने सालों में, 10 सालों में एक भी एनएसएसओ का सर्वे आया? हमें सीएमआई के डेटा पे निर्भर होना पड़ता है। हम अगर ये कहते हैं कि 45 साल का हाई है तो आप बता दीजिए कि हाई है या नहीं है, आंकड़ों के साथ बता दीजिए। जबकि अगर मनमोहन सिंह सरकार की बात करें तो 2.2% जो होता था वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता था। तो ऐसा क्यों हुआ कि अब बढ़ गया अगर इतना अच्छा कार्य हो रहा है? क्योंकि ये देश जो है केवल बहुत अमीर और बहुत गरीब का नहीं है, या जो मिडिल क्लास है उसको और गरीब बनाने का और अमीर को और अमीर बनाने का नहीं है। पहली बात, जीडीपी की ग्रोथ की अगर बात कर रहे हैं तो ऐसा क्यों हुआ? इनके आंकड़े हैं कि 5.6% आ गया, क्योंकि जब हम जीडीपी बात करते हैं तो हम परसेंटेज पे बात कर रहे हैं, और अगर हम यूपीए की बात करते हैं तो एवरेज ग्लोबल रिसेशन के बावजूद जो एवरेज है वो 8.13% था। अगर बात करते हैं आप डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की, तो उसका क्रेडिट तो ना केवल मनमोहन सिंह जी की सरकार को आपको देना पड़ेगा, बल्कि उसके पहले की भी सरकारों को। अब जैसा कि मैं पहले ये बोल चुकी हूँ, उस पर नहीं जाऊंगी, लेकिन मुझे बताइए कि अभी जो हमारा बजट आया है वही बता रहा है कि एक उसमें फिस्कल डेफिसिट है, उसकी भरपाई कहां से होगी? प्राइवेटाइजेशन। कैसी प्राइवेटाइजेशन? जो इन्होंने पहले ही 147 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को प्राइवेटाइज कर दिया, लेकिन उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्विटेबल नहीं हुआ, वो ऊपर ही की तरफ हो रहा है, कुछ ही लोगों की तरफ हो रही है। ये सारी दिक्कतें आने वाले समय में होगी, क्योंकि जब इकोनॉमी कहीं एक जगह कॉन्सेंट्रेट होती है और अगर वहां पे हेल्थ खराब होगी तो पूरे देश को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। जवाब लेते हैं, चीजें नहीं आएंगी। जफर जी जवाब दीजिए। देखिए, जब लोग बात करते हैं इस तरह की, तो उन्हें अपने पहले इसमें जाके देखना चाहिए कि जो अगर आधार से लिंक किया हमने, तो ऐसे लोग जो कभी पैदा ही नहीं हुए थे इस दुनिया में, जिनका कांग्रेस पार्टी ने नाम तो रख लिया था लेकिन वो पैदा नहीं, इस दुनिया में नहीं आए थे, लेकिन जितना सरकारी बेनिफिट्स है उसका माल खाने में, जैसा राजीव गांधी जी ने भी कहा था कि 14 पैसे मिलता है, बाकी खा जाते हैं उनके लोग, तो वैसे खा रहे थे। अब उसको जब हमने आधार से लिंक किया तो वैसे लोग जो पैदा नहीं होते उनको बाहर निकाला, तो डीबीटी ट्रांसफर में अकेले धीरज जी 4-5 लाख करोड़ की बचत हुई। ये छोटी रकम है। इस देश में 4-5 लाख करोड़ ये लुटेरे लेके भाग रहे थे देश की संपत्ति, गरीबों का पैसा ये मार के जा रहे थे, इसलिए कि ये पैदा नहीं थी। ये इस तरह के कामों को करते थे, इसलिए इनको बहुत परेशानी थी कि किसी चीज से आधार लिंक ना हो। हमने आधार से लिंक किया, देश की संपत्ति, देश का पैसा बचा, गरीबों में आज उसको खर्च किया जा रहा है, जो रूरल इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जा रहा है। रूरल इकोनॉमी में
घर मकान बनाए जा रहे हैं, सड़कें बनाई जा रही हैं, उनको उनके घर तक बिजली पहुंचाई जा रही है, उनको और भी सुविधाएं दी जा रही है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है, प्लस उनको राशन भी दिया जा रहा है। इसलिए लोग कहते हैं कहां से राशन, अरे क्यों राशन? राशन उनका अधिकार है देश के, ऐसा नहीं कि उनको राशन ही चाहिए, राशन उनका अधिकार है, देश की संपत्ति में उनका पहला अधिकार है। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी हर वो सुविधा जो एक आम नागरिक को होना चाहिए पहले उनको देते हैं। उनके यहाँ बिजली, पानी, सड़क, छत सब हो, साथ साथ खाने का भी सब सुविधा हो। जफर, एक सवाल मेरा ये है, मुझे एक चीज बताइए जफर इस्लाम, एक चीज बताइए, जैसे ये जो जॉब डेटा है, क्या हमारे पास, ये मेरा सवाल है, ये सुजाता जी को समझिए मत, एकदम पॉलिटिकल जवाब दीजिए, क्या हमारे पास सुजाता जी को तो पता ही नहीं कि अभी कौन सा मेजर करने का बहुत एफिशिएंट तरीका नहीं है, या वो इतना कॉम्प्लेक्स है कि उसको नंबर, क्योंकि इसमें मेंशन नहीं, इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूँ, बताइए। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, देखिए मैं आपको इसको बता जॉब के बारे में। अरे आप इस चीज को देखिए ना, जैसे पेरोल मेथड है तो रियल टाइम बेसिस पे आपको पूरी दुनिया में बाकी जगह जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है उसमें दिखता है कि कितने जॉब ऐड हुए, कितने खत्म हुए। ईपीएफओ रियल टाइम बेसिस पे दिखता है। सो हाँ, नहीं, पूरे सिस्टम का जो जॉब क्रिएशन और जॉब लूज कर रहे हैं दोनों में जो पेरोल मेथड जो दुनिया के बड़े मुल्कों में है, जिस दिशा में हम जा रहे हैं, इनके टाइम में कुछ था नहीं। अब हमने जो मिनिस्ट्रीज को आइडेंटिफाई करके ये प्रोसेस शुरू किया है कि ऑन रियल टाइम बेसिस हमको पता चलना चाहिए कि कितने जॉब क्रिएट करें। ईपीएफओ के डेटा, ये ईपीएफओ के डेटा है, एनएसएसओ के डेटा है, और इनको सुजाता पॉल जी को पता नहीं था, शायद उन्होंने अभी भी पुरानी बातें, सीएमआई की डेटा, सीएमआई के डेटा, अभी सरकार के डेटा आ गए हैं। जॉब जो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा है वो 3.2% है। जो 45 साल की क्या बात करें, मुझे तो समझ में नहीं। एनएसएसओ का डेटा कह रही कोई डेटा नहीं है, जरा सा आप पढ़ ली, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का डेटा आ गया है, उनको पढ़ लेना चाहिए, उनको पता भी होना चाहिए कि 3.2% जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट है। और ये इस बात को देखिए जी सर, समय कम, इसलिए छोटा छोटा कमेंट ले सकते हैं। पीएलएसएस का डेटा आया है 3.2%, बहुत छोटा सा, 30 सेकंड। हाँ, तो 3 नहीं, देखिए मुझे लगता है कि ये जो सारी डिबेट है जिस तरफ जा रही है, ओवरऑल इकोनॉमी कहाँ जा रही है, और उसको लेके अगर हम कहें तो इस देश की राह सही है। और जब आप लोग कह रहे थे ना कांग्रेस और भाजपा, तो अरुण शौरी जी कहा करते थे कांग्रेस प्लस काऊ कह दीजिए तो बीजेपी हो जाता है। तो मुझे लगता है कि उसमें मोदी के समय में और अटल जी के समय में एक और चीज जुड़ती थी, स्केल और स्पीड। उसका फर्क ही लोगों को फर्क करता है। अगर उनका घर 10 साल में बनकर तैयार हो रहा है और 10 महीने में तैयार हो जा रहा है तो फर्क तो पड़ेगा। यही खाली एक है। अनिल सर, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे भी है कि इसको पूरा पढ़ें, और इस डिबेट में हम नहीं जाते कि कांग्रेस बीजेपी किसका क्रेडिट, ये सब ये, लेकिन ये जो जॉब वाला है ना, मुझे लगता है कि इसको एक प्रॉपर तरीके से आना चाहिए, मेजर करना चाहिए। जैसे हम लोग, मैं यूएस का डेटा देखता हूँ, हर हफ्ते हमको जॉब डेटा पता चलता है, महीने का पता चलता है। अपने यहाँ कभी सीएमआई का ले लो, कभी एनएसएसओ का ले लो, पीरियोडिक फोर्स का ले लो, ईपीएफओ का ले लो, तो बड़ा कंफ्यूजन रहता है। नीरज जी, बड़ा अहम सवाल उठाया आपने, एंड सही कह रहे हो। ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि मेजर जो हम जिस तरीके से हम इसका गणित करते हैं नौकरियों का, ये इसमें 2 प्रॉब्लम है। एक जो हमारा जो स्टैटिस्टिकल फ्रेमवर्क है, वो जो हमारी आर्थिक जो ढांचा है, जिस फुर्ती और तेजी से बदला है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों लेवल पे, आप देख लीजिए गिग इकोनॉमी जो हम कहते हैं, जोमेटो के जो डिलीवरी बॉयज हैं, जो बाकी जो गिग इकोनॉमी, ये कहाँ था? ये 10 साल पहले तो था ही नहीं, मतलब 20-15 साल पहले था ही नहीं, और अब ये आ गया। इसका आप गणित कैसे कर रहे हो? अब ऐसे सेक्टर्स बने हैं जो पहले थे ही नहीं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा सेक्टर था ही नहीं पहले, अब ये एक नया आ गया। तो आपने बहुत ही अहम सवाल उठाया। इसका गणित करना आसान नहीं है, एंड इसमें जो आप ये जो ईपीएफओ पेरोल वगैरह जो आप बोल रहे हो, ये फॉर्मल इकोनॉमी पे देखता है। अब हमारा इनफॉर्मल इकोनॉमी हिंदुस्तान का फॉर्मल इकोनॉमी से बहुत गुना ज्यादा है, तो इसका हम गणित कर ही नहीं पाते। तो आपने बहुत ही अहम सवाल उठाया। पहले गणित करना सीखिए, फिर आगे जाके हम बहस करेंगे। एक्चुअली ये जॉब का जरूरी है, बहुत सारे जॉब फंक्शन, गिग वर्कर्स की जो बात कही कि वो सेल का टाइम आता तो बहुत सारे लोगों को अचानक रख लिया, फिर निकाल दिया, ये कॉन्सेप्ट आ गया। इवन आपके मोहल्ले का या आपके इलाके का रियल एस्टेट का ब्रोकर जो आपको मकान किराए पे दिलाता है, खरीदवाता है, वो
उसको कैसे गेज करते हैं आप? वो महीने में बहुत अच्छे पैसे कमाता है, लेकिन वो किसी जॉब प्रोफाइल में नहीं आता, क्योंकि वो ना पीएफ देता है ना ईपीएफ कटता है, उसका कुछ नहीं आता, लेकिन वो एम्प्लॉयड है, वो अर्न कर रहा है। तो मुझे लगता है इस बारे में सभी सरकारों को सोचना चाहिए कि एक फॉर्मल तरीका बने कि कैसे इसको कोई गेज किया मैकेनिज्म तो जाए। लाना ही चाहिए, क्योंकि ये अदरवाइज सवाल ऐसे ही हम बार-बार लोग पूछा हवा में जाएगा। बहस करते रहेंगे कि एम्प्लॉयमेंट कितना है कितना नहीं है, सब अपने अपने तर्क देंगे और फिर आपको मानने पड़ेंगे, क्योंकि हर आदमी कहीं से एक डेटा लेके चला रहा है। खैर फिलहाल देखते हैं, श्वेत पत्र में बहुत सारी चीजें अभी निकली, ये चर्चा भी और आगे चलेगी चुनाव तक, क्योंकि ये सरकार ले ही आई है तो इसमें बहुत सारे बहस के पॉइंट आगे भी होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सारे मेहमानों का।